हमारी फैमिली जो है वो अंबाला से ही बिलोंग करती है। सो आई वॉज बॉर्न इन अंबाला एंड मेरे फादर जो थे वो यहाँ पे बेसिकली हमारी फैमिली लाहौर से बिलोंग करती थी, बट मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे दिल्ली से शिफ्ट हुए थे। सो वी यूज्ड टू हैव आवर सिनेमाज इन दिल्ली। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू हैव सिनेमाज, उनके दिल्ली में होते थे। तो उन्होंने अंबाला में आके, यही उनको लाइन पता थी, तो उन्होंने इस लाइन में अपने यहाँ पे आके कैपिटल सिनेमा, मिनरवा, यहाँ पे सिनेमाज वगैरह बनाए और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा समय देखा जो सिनेमाज का था। बहुत लाइफ में प्रोग्रेस करा उन्होंने। बिजनेसमैन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, मतलब उन्होंने एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने अंबाला में काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे। अंबाला में जेएमएन कॉलेज उन्होंने स्टार्ट करा। हमारा जो फिजिक्स क्लब है वो भी मेरे ग्रैंडफादर ने ही स्टार्ट करा था। तो और यहाँ पे डीएवी हाई स्कूल है, जो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसको कहते हैं, वो भी मेरे ग्रैंडफादर जो थे उसके फाउंडर थे। तो इट वॉज एक ये दोनों तरीके से था। एक से स्वभाव था कि भाई बिजनेस करना है और एक सोसाइटी को वापस देना है। पार्टीशन के बाद लोगों में एक देने की भी बहुत ये एक नेचर थी कि यार लोगों को हम वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो उन्होंने वो करा एंड देन माय फादर ऑब्वियसली टुक ओवर द बिजनेस फ्रॉम हिम। सो मेरा जो है, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अंबाला। मेरी इनिशियल एजुकेशन जो थी वो पहले एयरफोर्स स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है अंबाला में, देन आई वेंट टू शेरवुड कॉलेज नैनीताल एंड देन आई स्टडीड इन जेएमएन कॉलेज इन अंबाला। सो मेरी एजुकेशन भी यहीं पे रही। उसके बाद हमारा फैमिली का बिजनेस हो रहा था। अब हम थोड़ा सा कंट्री अंबाला से बाहर गए, दिल्ली में भी करा और अब्रॉड भी गए, लंदन इंग्लैंड में जाके करा, रशिया में जाके काम करा। बट एक फीलिंग ये थी कि यार जो भी करना है घर पे ही करना है। सो आई केम बैक टू अंबाला एंड जब मैं वापस आया तो उस टाइम पे ऑब्वियसली सिनेमा लाइन, वीसीआर आया था, नई चीज आई थी एक, और उस टाइम पे सिनेमा लाइन वाज़न्ट डूइंग वेल। सो वी फेल्ट अ नीड कि बाहर से आए, एक्सपीरियंसेस थे और वापस आए और यहाँ पे आके जो बिजनेस था उसको थोड़ा सा रीशेप करा। पहले मैं कैपिटल सिनेमा चलाता था, फिर वहाँ पे उसके बाद वहाँ पे हमारा शौक था तो इंग्लिश मूवी चलानी शुरू करी। फिर दूसरी मूवी उसके बाद हमने मिनरवा जो है तोड़ के बनाया एंड यहाँ पे इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ अंबाला वेयर हमने प्लान करा कि भाई शॉपिंग भी बनाएंगे, ऑफिसेज भी बनाएंगे, सिनेमाज भी बनाएंगे, कीपिंग इन व्यू कि भाई जो चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करें। सो हमने वो करा, फिर और प्रोजेक्ट्स करे थोड़े बहुत एंड क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर एजुकेशन से इन्वॉल्व थे और वो चीज़ें भी हमें कुछ आप एक बोलेंगे कि भाई रियासत में मिली हैं कि भाई अपने मेरे ग्रैंडफादर के बाद मेरे फादर ने देखा और फिर मैं उनके साथ आ गया। सो हमारा पहले एक स्कूल होता था यहाँ पे, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करा था। शहर के और भी लोग इन्वॉल्व थे उसमें, फिर मेरे फादर आ गए उसमें। तो फिर हमने डीएवी पब्लिक स्कूल बनाया इन 2003, जहाँ रिवर साइड जिसको आज कहते हैं। सो हमने डीएवी रिवर साइड बनाया वहाँ पे। उसके बाद और हमने अब शहजादपुर में भी है, प्राइम स्टेप्स इंटरनेशनल स्कूल है, वो बनाया। तो अब हमने प्राइम एजुकेयर के अंदर हमारी कंपनी है प्राइम एजुकेयर, जिसके अंदर हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। एंड सो दैट वाज काइंड ऑफ जर्नी अलोंग द सिनेमा, बिकॉज जिस लाइन में हम इन्वॉल्व थे उसमें हमने अपनी ग्रोथ करने की कोशिश करी। सिनेमा लाइन हमें बचपन से समझ आती थी, बिकॉज घरों पे डिस्कशन यही होती थी कि भी सिनेमा क्या है। सिनेमा अब्रॉड रहे हुए थे, वहाँ मल्टीप्लेक्सेस देखे हुए थे कि भाई मल्टीप्लेक्सेस क्या होते हैं। तो वी वर द फर्स्ट वन इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ऑफ दिल्ली, कि भाई हमने यहाँ पे अंबाला में जो हमारा जब मिनरवा सिनेमा खुला, जिसका बाद में हमने नाम चेंज करके प्राइम सिनेमा कर दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट मल्टीप्लेक्स नॉर्थ ऑफ दिल्ली। तो उस टाइम पे लोग कहते थे कि यार अंबाला में कहाँ चलेगा, बट वी गॉट अ फिनोमिनल रिस्पॉन्स। वहाँ से ग्रो करके फिर हमने राजपुरा में बनाया, वहाँ पे भी हमारा मॉल है। सो वहाँ पे हमारे पास होटल भी है, मल्टीप्लेक्स भी है, फूड कोर्ट्स हो रहे हैं एंड प्राइम हब के नाम से। फिर हमने और जगह, फिर प्राइम सिनेमाज की जो चेन है वो भी एक्सपैंड करती रही। तो वो एक अलग जर्नी चलती रही, स्कूल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग जर्नी चलती रही। तो ये है हमारी। तो आप जो पूछ रहे हैं, मतलब ये जो दौर है कि एक तो कि सिनेमा में लाइनें लग रही हैं और लोग आ रहे हैं, वो तो दौर मैंने देखा नहीं। सो व्हेन आई जॉइंड वर्क इन
इन अम्बाला जब मैं वापस आया हूँ, दैट वाज इन 1996, एंड ऑफ 1996। सो जब मैं वापस आया तब तक वो दौर तो खत्म हो चुका था। वो दौर आई थिंक आप जिस चीज की जो हम लाइनें लगने की बात होती हैं, कुछ होती हैं, तो ये दौर जो था ये है 40s 50s 60s 70s का दौर था। 80s में आते आते ये थोड़ा कम होना शुरू हुआ, और 90s में तो ये दौर था नहीं। बस यही देखते हुए कि भाई क्योंकि सिनेमा लाइन एज इट हैड एग्जिस्टेड फॉर द लास्ट 50 इयर्स वो वाला समय नहीं था, तो हमें तो लगा कि यार नहीं, अब हमारे को चीजें जो है वो चेंज करने की जरूरत है, हमें समय के साथ अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तब हमने मिनर्वा जो है ये कॉन्सेप्ट निकाला कि अम्बाला एक बहुत बड़ा शहर नहीं था, और शहर के अंदर हमें लगता था कि कोई भी चीज अगर हम एक सपोज बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल ही बना दें तो शायद शहर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम ऑफिस भी के कहते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं ऑफिस के लिए, वो भी शहर शायद हमारा शहर एक्सेप्ट ना करता। और क्योंकि एयर कंडीशन सिनेमाज का जमाना आ रहा था, कंफर्ट का जमाना आ रहा था, और उस हिसाब से हमारे को ये फीलिंग हुई कि भी हमारे को मे भी एक छोटा सिनेमा बनाए। बड़े सिनेमाज के शहर में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रिक्वायरमेंट तो है, किसी चीज की तो है, एक एंटरटेनमेंट की रिक्वायरमेंट तो है। तो उसको देखते हुए हमने जो मिनर्वा कॉम्प्लेक्स जब बनाया हमने, तो हर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहला बिग बाजार खुला, पहला सिनेमा खुला, पहला प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स खुला। शो मैं सोचता हूँ शायद आज भी अम्बाला में कोई नहीं है, क्योंकि कहीं पे ना पार्किंग की फैसिलिटी है, ना पे कहीं पे लोग बनाते हैं सिंगल बिल्डिंग बना के विदाउट पार्किंग विदाउट एवरीथिंग बिल्डिंग बनाते हैं। तो वी आर दी ओनली वंस जो अपने समय के हिसाब से हमने चेंज करके, जो कीपिंग इन व्यू द मॉडर्न टाइम्स, हमने इसको चेंज करके बनाया। सो डिफरेंट फेजेस ऑफ सिनेमाज, आई थिंक लाइफ इवॉल्व करती है कि भाई पहले बहुत रश होता था, लाइंस लगी होती थी सिनेमा के आगे, डीसी एसडीएम कमिश्नर्स आपके सब जने मूवी देखने, बिकॉज दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उसके बाद एक हुआ वीसीआर वाला दौर आया, जिसमें लोग अपने घर पे बैठ के देख लेते थे और कहते थे सिनेमा जाने की क्या जरूरत है। फिर लोगों को फिर मूवी दोबारा से चलनी शुरू हुई, लेकिन देन पीपल वर लुकिंग फॉर कंफर्ट कि भाई अगर हम घर पे कंफर्टेबली मूवी देख रहे हैं तो हम इसको अब बाहर जाके अनकंफर्टेबल होके मूवी क्यों देखें। आउटिंग तो चाहिए लेकिन हमें वो कंफर्ट चाहिए। तो फिर एक एयर कंडीशन सिनेमाज का दौर आया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ दैट एज आईटी प्रोग्रेस्ड, सिनेमाज में जैसे हमारी प्रोजेक्शन होती थी, हमारी प्रोजेक्शन भी जो पहले हमारे पास रील्स आती थी, रील्स की जगह हमारे पास सैटेलाइट से आना शुरू हो गया। टिकट जो हमारे पास लोग कस्टमर आके बुकिंग पे लेते थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने टिकट बुक करानी पड़ी। तो ये उसके बाद अब ओटीटी का जमाना आया है। सो एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग हैपेंस। एक स्टेज होती है व्हेन यू व्हेन थिंग्स आर नॉट सर्टन एंड you come out of that stage, you evolve to the next level। कुछ हमें evolve होते हैं, कुछ दुनिया evolve होती है, हर चीज का अपना बैलेंस आता है। So it's been an interesting journey कि भाई हमने ये हर फेज देखा है। मैंने लाइनों वाला फेज नहीं देखा कि भाई हमारे पास बहुत रश पड़ रहा हो, या लोग 25 वीक्स, या पुराने जमाने में हम सुनते हैं कि 50 वीक्स तक मूवीज चलती थी, हमने वो दौर तो नहीं देखा। लेकिन अब ये होता है कि भाई एक टाइम पे, पहले एक टाइम पे एक मूवी चलती थी, अब एक टाइम पे 5 मूवीज चलती हैं सिनेमाज में। सो यू नो, केटरिंग टू द मार्केट, टाइम्स इवॉल्व, वी हैड टू इवॉल्व विद इट। सो ओटीटी भी एक चैलेंज है, बट ओटीटी हमें, मेरे को ये लगता है कि इट इज अ चैलेंज बट इट इज मोर ऑफ अ रिप्लेसमेंट फॉर अ टेलीविजन। जो आप टीवी पे देखते थे एंटरटेनमेंट, अगर जिनके पास ओटीटी है, आई डोंट थिंक अब लोग टीवी के चैनल्स इतने देखते हैं। न्यूज चैनल्स की मैं नहीं बात कर रहा, बट एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटरटेनमेंट थी टीवी पे, आप वो ओटीटी पे शिफ्ट हो गई है। ओटीटी आप घर पे बैठ के देख रहे हैं, इट्स नॉट एन आउटिंग। एक फैमिली के लिए एक नीट एंड क्लीन एक आप जगह जाते हैं, इंडियंस को और क्या चाहिए, या तो खाने के लिए जाएंगे या मूवीज के लिए जाएंगे। और कोई हम लोग, हमारा कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं है कि भाई कोई पबिंग करने जा रहा है या कुछ वो करने जा रहा है, हमारा वो वाला कल्चर तो है ही नहीं। सो आई थिंक इंडिया इज अ यूनिक मार्केट एंड यहाँ पे ओटीटी इज अ चैलेंज। एंड अभी आई डोंट थिंक दैट वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर विद ओटीटी थिंग्स आर स्टेबलाइज्ड। लोगों को जो है इसमें थोड़ा सा
अभी हम फ्लक्स वाली सिचुएशन में हैं कि भाई ओटीटी का फाइनल फॉर्म क्या होगा और सिनेमा का क्या फाइनल फॉर्म होगा, ये स्टिल अ क्वेश्चन जो समय के साथ होगा इवॉल्व, और समय के साथ ही आंसर होगा. एंड सो लेट्स सी हाउ दैट गोस. एज ऑफ नाउ मतलब वी इन इंडिया आर लिटिल ब्लेस्ड, बिकॉज हम लोगों के पास यहाँ पे चॉइस ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत हैं. हमारे यहाँ पे हिंदी मूवीज भी हैं, इंग्लिश मूवीज भी हैं, हमारे यहाँ पंजाबी मूवी भी चलती हैं. So I think we are a very unique market because हमारे यहाँ पे we are not being fed by one industry, we are being fed by different film industries, जिसको आप बॉलीवुड कहता है, कोई कहते हैं बॉलीवुड कहते हैं, कोई हॉलीवुड कहते हैं. So this is a unique situation in India. So जिसकी वजह से हम लोगों की सिचुएशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थोड़ी अलग है. देखिए एजुकेशन की फील्ड में अगर आप मेरे से पूछते हैं, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज चेंज्ड. एंड आई थिंक इसका जो किसी एक जने पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप पेरेंट्स की या एजुकेशन ना पहले एक बड़ा फिलैंथ्रोपिक एक ही होता था. जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब भी स्टार्ट होती थी, दे वर ऑलवेज स्टार्टेड विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग टू द सोसाइटी. और उसमें जब आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते थे, चाहे मेरे ग्रैंडफादर ने जेएमएन कॉलेज स्टार्ट करा, मेरे ग्रैंडफादर ने डीएवी हाई स्कूल स्टार्ट करा, तो ये कैसे इंस्टीट्यूशंस कैसे स्टार्ट हुए कि भाई कहीं से किसी आपने लैंड डोनेट कर दी, आपने थोड़ा सा किसी ने मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कर दी, किसी के घर में खुशी थी, किसी के घर में दुख था, उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से आप ये कर दो. तो ऐसे करते करते लोग जेएमएन कॉलेज की भी बात करें या स्कूल की भी बात करें, तो ये चीजें स्टार्ट हुई थी. क्या एक छोटी सी कपरेल की या कुछ टाइप की एक कमरे बना दिए, 2 कमरे 3 कमरे बना दिए, और वहां से इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुए. धीरे धीरे करके वो इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्रो करते रहे. पेरेंट्स अपने बच्चों को जब टीचर्स के पास भेजते थे, स्कूल भेजते थे या कॉलेज भेजते थे, वो एक ये सोचते थे कि यार पेरेंट्स के पास शायद इतनी एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पे, इंडिया में लिटरेसी उस टाइम पे कम थी. वो ये सोचते थे कि द टीचर्स नो बेस्ट, एंड वो एक टीचर पे फेथ इतना रखते थे कि वो जाएंगे, जो टीचर कर रहा है वो हमारे बच्चे को डिसिप्लिन करेंगे. लोगों के घरों में बच्चे भी ज्यादा होते थे, पेरेंट्स बच्चे तो वैसे ही बड़े हो जाते थे, डिसिप्लिन करने की या ये जो बातें थी वो तो घरों में कमी होती थी, एक दूसरे से ही डिसिप्लिन हो जाते थे. जब ज्यादा कोई आउट ऑफ लाइन जाता था तो उसकी पिटाई भी हो जाती थी घर पे. आज की डेट में थोड़ी सी लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अलग है. अब लोग किसी को स्कूल भेजना चाहते हो, कहते हैं जी हमें फुल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मिले. कोई नया स्कूल आप बनाते हैं तो लोग कहते हैं जी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से चाहिए, हमारे को एजुकेशन भी उसी हिसाब से चाहिए. पीपल आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. अच्छी बात है बहुत इसमें, बट फिर वो फिलैंथ्रोपी एस्पेक्ट जो है स्कूल्स का वो थोड़ा कम हो जाता है. और पेरेंट्स भी जो हैं अब जो आपके घर में किसी के एक बच्चा है, किसी का 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं. आजकल ज्यादातर आप देखेंगे पेरेंट्स में घरों में किसी भी जाएंगे तो वहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं. पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना उनको शायद देना चाहिए. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे जो पेरेंट्स, उनको साथ एक ही होता था कि एक फैमिली एटमोस्फेयर होता है घर में. जो पेरेंट्स चीज नहीं कर पाते वो ग्रैंड पेरेंट्स प्रोवाइड कर देते थे. अब इसका ना थोड़ा सा नेगेटिव फॉलोआउट भी है. नेगेटिव फॉलोआउट ये है कि जो पेरेंट्स जब कम टाइम लगाते हैं अपने बच्चों के साथ, तो आई फील कि जनरली ना दे आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, दे आर ट्राइंग टू शो टू देयर चिल्ड्रन कि जी वी रियली केयर. एंड उसमें कई बारी बच्चों को ओवर पैम्पर, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर इंटेलिजेंट जो होते हैं ना पेरेंट्स, वो हो जाते हैं. और उसी का इफेक्ट स्कूल्स पे भी पड़ता है, क्योंकि स्कूल्स अब पहले बच्चों को जो पहले डिसिप्लिन कर सकते थे, आज की डेट में स्कूल्स का काम डिसिप्लिन करने से ज्यादा सिर्फ ये हो गया कि भाई एक एजुकेशन देने वाला या एक स्टडीज कराने वाला. एजुकेशन तो एक बहुत बड़ी चीज है, एजुकेशन में बहुत कुछ आ सकता है. एजुकेशन में आप उसको डिसिप्लिन भी आता है, मॉरल्स भी आते हैं, और रिस्पेक्ट जो आपको देना, स्टार्टिंग विद योर टीचर. आप अपने घर के बाद, फैमिली के बाद, फ्रेंड, जो आपकी बड़ी इंटरेक्शन होती थी वो अपने टीचर से होती थी.
और वो इंटरेक्शन जो है आज की डेट में थोड़ी सी ना, इट इज नॉट इन द आइडियल सिचुएशन, इट हैज चेंज अ लिटिल, बिकॉज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन स्कूल से कुछ और है, वो एक इसको ज्यादा कर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मानने लगे। वो उसको एक ये नहीं मानते कि भाई जैसे पहले इंडिया का सिस्टम होता था कि भाई हम एक गुरुकुल में हमने अपना बच्चा इनको रिस्पॉन्सिबल कर दिया, हमें बच्चा अच्छा इसको सिखाएंगे, जो वैल्यू शायद हमारे पास नहीं है वो वैल्यू वो स्कूल देगा। आज की डेट में पेरेंट्स ये चीज नहीं मानना चाहते। स्कूल अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों को मैक्सिमम आप जो स्कूल की वैल्यूज हैं, स्कूल की एथोस हैं, जो एक आइडियल सोसाइटी है, हम वो देने की कोशिश करें, बट समटाइम्स दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट with the world, and that acceptance from that has to come from all sides. So I think that is something that is missing, but हम लोग सब जने उसको अपना right balance ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, because education has to be beyond studies. Education is a very very vast thing. अब एक बच्चा हमारे पास आके स्कूल में for 8 hours in a day स्कूल में है, so स्कूल की एक responsibility है to make them a better human being. एंड उसका रोल जो है वो पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर्स का, स्कूल तो एक टीचर्स के साथ ही होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बेसिकली होता है कि भाई आपने एक जगह प्रोवाइड कर दी, बट इट इज मोर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। सो वो जो रिस्पेक्ट वाला पार्ट जो मिसिंग हुआ है, और जो टीचर्स के पास थोड़ा सा फ्रीडम टू डिसिप्लिन और टू इवन वो वाला थोड़ा सा मिसिंग लगता है। अदरवाइज पढ़ाई के हिसाब से तो स्कूल्स आर डूइंग रियली वेल, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड कीपिंग इन व्यू ये लगता है कि जब ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ों की इतनी हमने बात सुननी शुरू करी, तो हमें भी ये लगा कि भाई हाउ डज वन गेट अवे फ्रॉम सच थिंग्स, जैसे हम सुनते ही हैं आजकल, हमने लकीली हमने देखा नहीं है, सो वी नाउ स्टार्टेड फोकसिंग अ लॉट ऑन स्पोर्ट्स, कि बच्चों की जो एनर्जी है उसको टू पुट इट टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्टिव यूज, कि भी बच्चों से स्पोर्ट्स खिलाओ। सो आई थिंक चाहे वो हमारा डीएवी रिवर साइड हो, चाहे प्राइम स्टेप्स इंटरनेशनल स्कूल हो, या हमारी अब प्राइम एजुकेयर में जितना भी है, लॉट ऑफ फोकस इज नाउ बीइंग गिवन टू स्पोर्ट्स, कि टू चैनलाइज द एनर्जी इन द राइट वे। इट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। इट इज मोर इंक्लूसिव, इट इज मोर इंटरैक्टिव, एंड आई थिंक उसकी अभी पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन जो है, जिस तरीके से उसको विजुअलाइज किया गया है, शायद अभी तक पूरी तरह नहीं हुई है, बट वी आर ऑल ट्राइंग टू कि भाई उसमें जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मोर बाय सीइंग, मोर बाय बच्चों को एक्सपीरियंसेस दे दे के उनको उस तरीके से सिखाया जाए, रादर देन उनको एक बुकिश नॉलेज देने की जगह उस तरीके से किया जाए। तो आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज समथिंग दैट इज it's a step in the right direction. It's a good step in the right direction. The results of that will obviously be to be seen in the आगे जाके फ्यूचर में क्या होता है, but it's a step in the right direction definitely. I think कि भाई but it has not yet been implemented in toto. It is still a lot on paper. So to implement it the right way, to make it happen, that time will tell. देखिए, लाइफ में बहुत टफ मोमेंट्स आए हैं। मेरी तो जर्नी जो है, ठीक है, अब जब ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगता है कि भाई बहुत कुछ था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम आए, शायद हमारे पास ऐसी वो बोलते हैं ना, हमारे पास लेगेसी थी, लेकिन जब हम काम ज्वाइन करा तो हमारे पास काम नहीं था, सिनेमा चलते नहीं थे। तो एक उसको अपने आप को टू हैव द करेज टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू एंड देन उसको एक आगे जाके इंप्लीमेंट करना, दैट वाज अ चैलेंज। एंड जब भी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि भाई लो फील करते हो, और बहुत बारी हुआ है लाइफ में, हर बारी आपकी मर्जी से चीज नहीं होती, हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत बारी हमने कोई चीज करने की कोशिश करी, कहीं भी हमारे को बहुत सारी हिंड्रेंसेस आई, ऑब्स्टिकल्स आए, उनको हमने ओवरकम भी करा, उसमें कई बारी हारे, कई बारी जीते।
हिम्मत तो अपने में से ही निकालनी पड़ती है। जो लोग बाहर से सोचते हैं कि भाई बाहर से आके कोई मेरे को, मैं लो फील कर रहा हूं और मेरे को कोई हाई फील करा देगा, या बाहर से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, बाहर की मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं होता। मोटिवेशन आपके अंदर ही होती है। आपको जो मोटिवेट है अपने आप को करना पड़ता है, कि आदमी की नेचर होती है कि भाई व्हेन यू वांट टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू फिगर आउट अ वे, एंड दैट इज आपका गोल होता है। उस गोल में पहुंचने के लिए जो आप में मोटिवेशन होती है, दिस इज ऑल सेल्फ इन्फ्यूज्ड। इसमें कभी आपको जो है बहुत लोग हैं जो बाहर ढूंढते हैं मोटिवेशन, कि भाई ये आएगा तो मुझे मोटिवेट करेगा, वो आएगा तो मुझे मोटिवेट करेगा। फॉर मी, मैं ये मानता हूं कि भाई मोटिवेशन जो है दैट इज विद इन यू, एंड यू शुड, एक गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एंड एक उसको पहुंचने की एक इच्छा होनी चाहिए। एंड देन अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हर एक के आते हैं। अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। अभी पीछे मेरे को एक सेइंग किसी ने बोली थी कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वो लास्ट नहीं करती। अच्छी चीज भी लास्ट नहीं करती। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा है तो भी याद रखिएगा कि वो चीज लास्ट नहीं करेगी, आपके समय में अच्छा समय भी आएगा। तो आदमी को हम्बल रहना चाहिए, आदमी को जो है मेहनत करती रहनी चाहिए। जो मेहनत करते हैं, जो बाहर जाके एफर्ट करते हैं, अच्छी चीजें उन्हीं के साथ होती। देखिए, लाइफ में हर एक जना जो स्टार्ट करता है, हर एक जने की लाइफ में एक स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। किसी के पास नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरे को लगता है कि वो ज्यादा, मतलब जिसके पास नहीं होता वो ज्यादा डेयर डेविल होता है, और उनका खोने को कुछ नहीं है। जो आदमी जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, तो उसके पास ना, उसका ग्रोथ के जो चार्ट होता है ना, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जब वो राइज करता है तो ही इज टेकिंग गैम्बल्स दैट, जिसके पास बहुत कुछ है वो गैम्बल नहीं लेता। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि जो मेरे पास है मैं इसको बचा के रखूं। जिसके पास नहीं होता वो कहता है ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। और उसमें जो मोटिवेशन होती है, उसमें जो डिजायर होता है टू अचीव, दैट इज ऑफ अनदर लेवल। और जब आप बात करते हैं कि भाई किसी के पास ये होता है कि भाई लेगेसी है, आई डोंट थिंक जनरली लोग ना लेगेसी के लिए कोई काम करता है। जो भी कोई करता है ना वो अपने लिए करता है, एक अपना थॉट प्रोसेस होता है। और उस थॉट प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो, उसी से लेगेसी बनती है। अगर आपका एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है और आपका एक मेहनत का थॉट प्रोसेस है, और अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, तो आप एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाओगे। हर आदमी की लेगेसी होती है। लेगेसी का ये मतलब नहीं होता कि आपने कितना कुछ पीछे छोड़ के गए। उसका मतलब ये होता है कि लोग आपको कैसे याद कर रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा है, नहीं है, अगर वो आदमी ने एक इतनी दुनिया में अपना नाम कमाया है बिना पैसे के, तो उसने एक अलग लेगेसी छोड़ी है। उस लेगेसी को आप पैसे से नहीं बोल सकते। और अगर आप पैसे को, सिर्फ लेगेसी को ये देखते हैं कि भाई आपने मॉनेटरी तरीके से क्या कमाया है, बहुत दुनिया ने बहुत कुछ कमाया है। लेगेसी एक अलग चीज है, और एक पॉजिटिव लेगेसी, एक अच्छी लेगेसी छोड़ना, आई थिंक ये पार्ट का लाइफ का जो है, दिस इज इट्स अ जर्नी। एंड अगर आप अच्छे लोग रहो, अपने अंदर झांक के देखो। हमारे बड़े हमें हमेशा ये कहते थे कि रात को जब सोते हो तो ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये सोचो जरूर कि मैंने रात को, मेरे दिन में मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया। और गलतियां तो होती हैं, हर एक से होती हैं, कोशिश करें कि रिपीट ना हो। और एक जनरली जो है, लोगों की तरफ नेगेटिव ना सोचो। लोगों के लिए अगर कोई आए उनको मदद करो। किसी के लाइफ में आप हिंड्रेंस मत बनो, पॉजिटिव रहो, आपकी लेगेसी खुद ही ठीक हो जाएगी।